चर्चा न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद अयोध्या में हूं और हमारे साथ में डॉक्टर जे.आर. चंद्रा साहब हैं। रिटायरमेंट होने के बाद भी सेवा कर रहे हैं और ऐसी सेवा कर रहे हैं कि जो लोगों को नहीं जानकारी, गांव-गांव जा करके लोगों को जागृत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जे.आर. चंद्रा, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकर नगर रह चुका हूं और MBBS, DTCD जैसे डिग्रियों को मैंने धारण किया और अपने मेडिकल ऑफिसर से लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक के पदों को मैंने मतलब वहन किया। जी। अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं और जन सेवा करने की ललक आज भी मेरी खत्म नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, वो 10 पॉइंट आपने नोट किया था जी, और वो 10 पॉइंट में जैसे भूख को लेकर के आप बता रहे, तो थोड़ा अपना विस्तार से बताएं। विस्तार में ऐसा है कि कोई भी ज्ञान और कोई भी चीज बगैर जीवन के बेकार है। ये ब्रह्मांड ही दो चीजों में बट चुका है, एक जीव और एक निर्जीव। जीव की रक्षा के लिए छोटे से जीव से लेके हम मानव तक की जो विकास हुआ है, ये आज की नहीं है, अरबों साल इसमें विकास में लगा है। भौतिक पदार्थ से निर्मित हमारा ये शरीर, जो भौतिक पदार्थ में म्यूटेशन यानी स्वपरिवर्तन का जो गुण होता है, उससे धीरे धीरे अरबों वर्ष के बाद हम भौतिक पदार्थ से रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित हुए, रासायनिक पदार्थ से जैविक पदार्थ में परिवर्तित हुए, जैविक पदार्थ से जीव से लेके हम मानव तक का निर्माण हुआ। लेकिन हम मानव या तमाम जीव, जिसको जीव कहा जा सकता है, उनका जीवन 3 चीजों पे निर्भर करता है, हवा, जल और भोजन। हम चिकित्सा अधिकारी रहे हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे हैं, तो इस विषय पे मेरा बोलना ज्यादा वाजिब रहेगा कि जीवन अगर नहीं है तो जैसा कि सफल जीवन की बात मैंने की थी, सफल जीवन में आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपकी शिक्षा अच्छी हो, आपका धनार्जन उसी से होता है, आपका सम्मान सब जगह हो और लोगों में आपकी पहचान हो, इसी को सफल जीवन कहा जाता है। लेकिन अगर हमारा जीवन ही नहीं तो सफल और असफल क्या? तो पहले चीज तो हम जन सामान्य को यही बताना चाहेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं। हमारे बीमारी का यही 3 मूल कारण है। पहले तो हम विकास की दौड़ में जंगलों को काटते गए और मकान बनाते गए, तो ऑक्सीजन लोड जो हवाओं में थी वो कम हो गया, वहाँ प्रदूषण इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अभी निकट में कोरोना की बीमारी हो चुकी है लोगों में। कितने प्राण वहाँ गए हैं ऑक्सीजन लोड कम होने के ही कारण। तो हमें हवा प्रदूषण को दूर करने के लिए हरियाली चाहिए, पर्यावरण की हमें रक्षा करना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। अब विकास की कड़ी में दूसरी चीज है कि आज घर घर शौचालय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी घर घर शौचालय की प्रेरणा दी। लेकिन उसका एक पहलू तो उन्हें समझ में आया कि हम लज्जा बचा रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू नहीं समझ में आया और शायद अभी भी नहीं आया है। ये विश्व स्तरीय बात है कि हमारे हर घर में शौचालय, उन्होंने प्रेरणा दी, बहुओं के माध्यम से बताया कि इनके घर में शौचालय नहीं, शादी आदि आदि तो तमाम प्रचार थे, उस पे नहीं जाएंगे। तो आज हमारे हर घर में शौचालय है। शौचालय का जो कनेक्शन है वो सीवर लाइन से होकर नदियों तक जाता है। नदियों में हमारा जो मल पदार्थ है, मूत्र पदार्थ है, वो तो जाता ही जाता है। तमाम फैक्ट्रियां हो गई, तमाम हमारा जो है विकास के जो आयाम हैं, उसके भी तमाम चीजें हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। तो वायु प्रदूषण से तो हमारा फेफड़ा संबंधी बीमारी होती है। फेफड़ा से जो है हमारा हार्ट इफेक्टिव होता है, हार्ट से दिमाग इफेक्टिव होता है। तो अगर हम वायु प्रदूषण से बचना है तो मुझे पर्यावरण बचाना है। दूसरा है अगर जल प्रदूषण, इससे मेरे पेट की समस्त बीमारियां हो जाती हैं, पेट में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इससे बचना है तो हमें जल प्रदूषण को दूर करना है। लेकिन ये विश्व स्तरीय कमियां हैं, एक मानव के बस में नहीं है। फिर भी हम जन सामान्य की सुरक्षा के लिए बताएंगे कि एक फिटकरी होती है, एक छोटी सी, बहुत ही सस्ती होती है, उसको आप लाइए और जो भी पीने वाला पानी है उसमें
वो एक साफ उबले हुए कपड़े में फिटकरी की डेली को बांध लीजिए और 10 लीटर के पानी में 10 बार ऐसे घुमा दीजिए, तो वो जल जो है सुरक्षित हो जाएगा। 2 घंटे ढांक दीजिए तो आप पीने योग्य जल जो है फिरा के बाहर निकल जाएगा। तरछटी में जो कीचड़ है उसको आप हटा सकते हो। तो एक ये भी तरीका है। दूसरा ये है कि इसको उबाल के फिटकरी ट्रीटमेंट देके कर सकते हैं। तो जल प्रदूषण और क्या कहते हैं वायु प्रदूषण से तो आप सुरक्षित कुछ हद तक हो गए हैं। अब भोजन में हमें जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, हमारी भूखों का निवारण करने के लिए अनाजों की ज्यादा जरूरत पड़ी। और तब मैंने क्या किया, एक तरफ तो मेरी धरती कम हो गई, अनाज हमने कम मतलब पैदा होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया कि अपने कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति भी किया, हमारी सरकारों ने किया, जिसमें हम डीपी, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खरपतवार नाशक जैसी चीजों से अनाज को पैदा कर रहे हैं। और इस अनाज में वो शक्ति नहीं रह गई जो पहले थी, लिहाजा हम इससे भी बीमार हो रहे हैं। अगली चीज है एडल्टेशन, यानी तमाम तरीके की मिलावट हमारे भोजन में किया जा रहा है, इससे भी हम बीमार हो रहे हैं। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि यही तो सारी दुनिया खा रही है, तो डॉक्टर साहब आप अलग से क्यों बता रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल सही। तो मेरा ये कहना है कि यही सब खा रहे हैं, लेकिन एक मुकम्मल जो भोजन है, संतुलित आहार है, उसका भी एक रूप रंग है। संतुलित आहार में हमारी 5 चीजें आती हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल और विटामिन। अगर हम इन 5 चीजों को सही मात्रा में सही समय पे लेना शुरू करें तो भी हमारी 90% बीमारियां दूर हो सकती हैं, जिसको हम अपने वर्ग को भी, इस पे मुझे शर्म महसूस होती है कि हमारा चिकित्सक वर्ग भी इस तरफ ना ध्यान दे के अपने पेशे की तरफ, अपने धन की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो मैं अपने वर्ग, चिकित्सक वर्ग से भी और समाज के सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि कम से कम, प्रकृति ने क्या किया, आपके तमाम मौसम दिया, हर मौसम में अलग अलग फल, फ्रूट, अनाज उसने दिया है। क्यों दिया है? वो एक बहुत बड़ा विज्ञानी है प्रकृति हमारा, उसने इसीलिए दिया कि हमारे शरीर को किस मौसम में क्या चाहिए वही उसने पैदा कर दिया। अगर हम प्राकृतिक से हट के न जाएं और प्रकृति के अंदर रहें तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। आज हमारी आदत क्या है कि हम अगर मान लो धनाढ्य कब कहे जाएंगे, जो चीज बाजार में नहीं है, फ्रीज्ड है और कोल्ड स्टोर से ला के हम खाते हैं और खिलाते हैं, तो हमारे जैसे पत्रकार बंधु हैं, नेता बंधु हैं आदि, जो अपने आप में कुछ माने जाने जाते हैं, तो वो हमारी बड़ी ही तारीफ करते, करे डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे, इस समय उन्होंने वो चीज खिला दी जो यहाँ है ही नहीं है। तो हम आप प्राकृतिक हुए कि नहीं हुए, है ना? तो हमें प्रकृति के अंदर रहना चाहिए, जो हमारे पुराने खान पान है उन्हें हमें फिर वापस लाना चाहिए और प्रकृति के बिल्कुल गोद में ही हमको रहना चाहिए, तभी हमारा स्वास्थ्य सुंदर होगा। जी, आप तो पूरा जो है जानकार हैं, इतना कि बताते रहेंगे, कम नहीं हो सकता है जी। लेकिन एक चीज और आप बताएं, जैसे भी आप शिक्षा दे रहे थे, यहाँ पे लोगों को बता रहे थे, 10 मेन पॉइंट आप बताए थे जी, उसमें भूख को लेकर के और उनके जीवन में किस तरीके से आता है, वो सारी चीजों को आपने बताया जी, तो थोड़ा उस पर नजर डालें। उस पर नजर ये है, ब्रह्मांड की संरचना पे जो हमने शोध किया है, ये हमारा अपना अलग शोध है, किसी शोधशाला में नहीं रहा जी, है ना जी। तो इसमें मैंने ये देखा है कि जब एक भौतिक पदार्थ से और जीव तक का, अभी हम पहले ही बता चुके हैं जी, इसका निर्माण जब हुआ है तो उसी बीच आकर्षण प्रतिकर्षण का भी रोल हुआ है। जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का कारण है वो हम जीवों में ही, मानव में ही नहीं, हर जीव में ही है। यानी स्त्रीत्व वाला व्यक्ति और पुरुष वाला व्यक्तित्व, ये दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहता है। यही चीज जब हमारी युवावस्था में हमारी सबसे पहले भावना प्रबल होती है, कहाँ से सोचते हैं हम? हृदय से हाँ। यानी हमें जो भोग की अभिलाषा होती है, एक 14 साल की
उम्र से लेके 16-17 साल की उम्र तक पूरा उछाल पे रहता है। जी जी उस समय हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी। इस पे भी हम अपने तमाम भाइयों को बताएंगे कि जिस तरह बेटियां अपनी माँ से सारी सलाह लेते हैं, वैसे लड़कों को भी अपने पिता से सलाह लेना चाहिए, और पिता को भी चाहिए कि अपने बेटे और पुत्र और पिता के बीच का जो खाई है उसको कम करें, और 13 साल की उम्र का होते होते बच्चों को अपने समीप लाएं, उनको मित्रवत होके उनके जीवन की तमाम चीजें जो उन्होंने अनुभव किया है जी जी उनको बताएं और उनको शिक्षित करें। सरकार ने भी इस पे राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम हाँ बिल्कुल चलाया था, जी। जिसमें यही विषय ही विशेष तौर से रखा गया था। जी। इस पे हमने कई सेमिनार बड़े बड़े किए थे। तो अब जब भावना प्रबल होती है तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, जी। और अंततोगत्वा वो कर डालते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। जी जी तो इसको हम तो सरकार से भी अपील करेंगे कि राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम के तहत जो भी करते थे उसका और विस्तारीकरण किया जाए, जी। और बच्चों को, किशोरों को, उनको फोलिक एसिड दे के जो एनीमिया उनकी दूर की जा रही थी, उसके साथ साथ सेक्स की शिक्षा और स्वास्थ्य की शिक्षा उनको दी जाए, समाज की शिक्षा उनको दी जाए, उनके तमाम विषयों के अतिरिक्त। तो ये संभव है कि हमारा यूथ और हमारा किशोर ये आगे आके हमारे देश का बहुत बड़ा भला कर सकता है। हम दूसरी चीज बताना चाहेंगे सासों को, नंदों को, उनकी महिलाओं को, कि जब गर्भवती हो कोई महिला घर में तो उसके आसपास का वातावरण बहुत शुद्ध और अच्छा रखना चाहिए। इसके बाद जो भावना से भाव पैदा होता है, जिसका आज समाज में बहुत दोहन होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर हम भाव के साथ संस्कार भी डाल दें तो हमारा हो गया भावना, भूख, भोग और फिर भय। भय यानी कि जब हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो हमारे शरीर के तमाम अंग प्रत्यंग रोग ग्रसित हो जाते हैं, और तब ये पूर्व के जमाने की बात है, तब लोग डॉक्टर नहीं थे, सयाने लोग कहे जाते थे, क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत जानता था लोग उन्हीं के पास जाते थे। मेरा कहना है कि आप अपनी चिकित्सा व्यवस्था कराएं, अच्छे चिकित्सक को दिखाएं, और सारे भ्रम में भावना में बह के अपने भाव को विभोर हो के अपने बच्चों के जो आपके कष्ट से कमाया हुआ धन है उसे बेकार ना करें, उसको चिकित्सक के ऊपर खर्च करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ने जो आपने सलाह दी, और वास्तव में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। मैंने जो 10 पॉइंट पर बातें की और उन्होंने बहुत अच्छे से बड़े विस्तार से बताया है, तो आप इस पर ज़रूर अमल करें और अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार। और मैं चाहूँगा कि जिला टॉप न्यूज़ को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करिए। ये जो बातें यहाँ हम कैंपों में कर रहे हैं, अगर हर जगह पहुँच जाएगा तो इससे लोग लाभान्वित ही होंगे, इससे कोई हानि नहीं है। तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बहुत बहुत।